हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली तक विस्तृत और पर्वताकार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली तक क्या था, विस्तृत था और पर्वताकार के नाम से जाना जाता था। तो पर्वताकार के नाम से जाना जाता था ब्रह्मपुर राज्य को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गौबिशान राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। तो गौबिशान राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो गौबिशान के अंतर्गत आता था काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आपके गौबिशान राज्य के अंतर्गत आते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा। तो कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा। तो कनिगम के अनुसार जो शत्रुघ्न राज्य था ये सिरमौर का हिस्सा रहा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरमौर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था। तो गौत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो ये था शीलवर्मन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शीलवर्मन गौत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यह आपको ध्यान रखना है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था। तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था। तो ये कराया था शीलवर्मन ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये कराए थे यमुना नदी के तट पर। और कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे शीलवर्मन ने। तो ये कराए थे 4, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो राजा शीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे यमुना नदी के तट पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पे देखेंगे, किस वंश की जानकारी वृत्त संहिता एवं मुद्राक्षर से मिलती है। तो किस वंश की जानकारी हमें वृत्त संहिता और मुद्राक्षर से मिलती है। तो ये मिलते हैं कुलूत वंश की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुलूत वंश की जानकारी वृत्त संहिता और मुद्राक्षर से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो कुलूत वंश का जो प्रतापी शासक था ये था वीरयस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरयस कुलूत वंश का प्रतापी शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कार्तिपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कार्तिपुर राज्य की जो राजधानी थी ये थी कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसके अनुसार हूँ राजा तोरमन व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। तो निम्न में से किसके अनुसार हूँ राजा तोरमन व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा होगा। तो ये था राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान के अनुसार हूँ राजा तोरमन व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यान के अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्रशस्ति में कार्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। तो किस प्रशस्ति में कार्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में कार्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्तिपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं।
तो कार्तिकपुर राज्य क्षेत्र में कौन कौन से भाग आते थे? तो ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग और उत्तराखंड ये आपके कार्तिकपुर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपयुक्त सभी। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वन से संबंधित है? तो लाखा मंडल से खंडित मिले शिलालेख किस वन से संबंधित है? तो ये आपके हैं छागलेस वंश। छागलेस वंश का जो संबंध है ये है लाखा मंडल से। जो लाखा मंडल से खंडित शिलालेख मिले थे ये आपके छागलेस वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 7। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं का नाम मिलता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश राज्य का जो संस्थापक था ये था आपका सेनवर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यदुवंश का संस्थापक सेनवर्मन था, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये मिलते हैं राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल अभिलेख से। जो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख मिला है लाखा मंडल से, इससे यह जानकारी मिलता है कि यदुवंशी राजाओं की जानकारी, यमुना उपत्यका में क्या है, यदुवंशियों का क्या शासन था। तो यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी मिलती है ये राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिला है लाखा मंडल से, इससे हमें यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। और कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? तो ये मिलते हैं 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? तो किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? तो ये बनाया था लाखा मंडल में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान का प्राचीन नाम मड था? तो मड किसका प्राचीन नाम है? तो जो मड है ये लाखा मंडल का ही प्राचीन नाम है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल किस नदियों के संगम पर है? तो लाखा मंडल यमुना और रिखनार नदी के संगम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर है? तो लाखा मंडल यमुना और रिखनार नदी के संगम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो ये थे गणपति नाग, ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो राज्य से जो त्रिशूल लेख मिला है ये आपका बाड़ाहाट उत्तरकाशी से मिला था, और एक मिला आपके गोपेश्वर आपके चमोली से। तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है ये आपके किस लिपि में है? तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है ये आपके दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में, और जो उत्तरकाशी के बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिला है वो आपके संख लिपि में है, ये आपको ध्यान रखना है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसमें है? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख आपके दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से हमें नाग राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख है, इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे यहाँ पे हो गए तो 4 इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है आपके गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे जाता है?
तो ये जाता है नाग शक्ति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में नागों को किसने परास्त किया था? तो नागों को किसने परास्त किया था? तो नागों को परास्त किया था मौखरी वंश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था ये था ग्रे वर्मा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रे वर्मा होगा। ग्रे वर्मा क्या थे? मौखरी वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था? तो संपूर्ण आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर किसने कहा था? तो ये कहा था कनिगम। कनिगम ने संपूर्ण आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा? तो हरिद्वार के लिए मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा था। तो ये कहा था हेनसांग। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से पोलो हिमोपुलो कहा? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पोलो हिमोपुलो किसके लिए कहा था? तो पोलो हिमोपुलो एक कहा था हिमालय के लिए। हिमालय के लिए ह्वेनसांग ने पोलो हिमोपुलो कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था? तो किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था? तो ये क्या था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? तो किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? तो ये मिलता है शत्रुघ्न का, मिलता है गौबशान का, मिलता है और ब्रह्मपुर। शत्रुघ्न, गौबशान, ब्रह्मपुर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। डी के साथ डी इसके यहाँ पे सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौबशान, इन हिमालय क्षेत्रों में टूटा था हर्ष के पश्चात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? तो पौरव वंश का शासन किस राज्य से था? तो पौरव का जो शासन था इनका संबंध आपके ब्रह्मपुर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पौरवों का जो शासन राज्य रहा था ब्रह्मपुर में। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? तो तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1915 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पौरव वंश के जो संस्थापक थे ये थे विष्णु वर्मन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते हैं? तो पर्वताकार, किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? तो ये कहते थे आपके पौरव वंश। पौरव वंश जो है आपके राज्य को पर्वताकार कहते थे। और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर को भी पर्वताकार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 5। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे?
तो तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? तो तालेश्वर ताम्रपत्र ये मिले थे आपके अल्मोड़ा जनपद से। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।